रागिनी सिंह जो है अब झरिया से उनकी जीत लगभग तय है और अब ये सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। लोग मिठाई उठाई खिलाना शुरू कर दिए हैं और ऐसे में जिस तरह से एक बड़ा झटका लगा है बीजेपी को अपने सहयोगियों से और खुद से जो झटका लगा है, इस पर एक मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर बीजेपी कहाँ कमज़ोर रही और बीजेपी आखिर कहाँ पर उसको वो लूप पॉइंट में रही, कहाँ पर उसको उसने जो है उससे गड़बड़ी हुई है, उससे चूक हुई है। जैसा कि अभी हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश जी बता रहे थे कि किस तरह से देखिए लोकल चेहरे होने ज़रूरी थे, लोकल चेहरे कितने रहे और लोकल इश्यूज़ पर कितनी बातें हुई हैं। कई जगहों पर पीएम की सभाएं तो हुई, लेकिन पीएम की सभाओं में लोकल इश्यूज़ पर कितनी बातें हुई। तो ये भी एक जो है सोचने वाली बात है कि आप अगर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लोकल इश्यूज़ पर बात नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। आप देखिए, अब हम आपको अब महाराष्ट्र की बात बताएं। आप देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरह से बीजेपी ने जो है लगभग पूरा जो है इंडिया जो अलायंस है उसको वहाँ से स्थापित कर दिया है वहाँ पर। और जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर अब एनडीए की जीत हुई, एनडीए वहां पर सरकार बनाते हुई नजर आ रही है। तो वहां पर महाराष्ट्र में आप जब देखेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ लोकल इश्यूज पर लोग वहां पर बात करते रहे। वहां पर देवेंद्र फडणवीस रहे, एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे, वहां पर शिंदे रहे, एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे। तो वहां पर लोकल इश्यूज पर काफी बात हुई, लोकल जो समस्याएं थी उन पर काफी खुलकर बात हुई और वहां पर वोट भी इसी चीज पर पड़ा। वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है दूसरे इश्यूज पर वोट पड़े हो, वहां पर नहीं, वहां पर वोट पड़ा तो वहां पर वोट पड़ा, लोकल इश्यूज पर वोट पड़ा और उसका जो है फर्क भी जो है देखने को मिला महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में बीजेपी वहां पर या यूं कहे एनडीए जो है वहां पर लीड वहां पर अब ले चुकी है, वहां पर बस सरकार बनाना बस बाकी रह गया है। ऐसे में बात करें हम यूपी की, तो यूपी में भी आपने देखा हो रहे थे घोषणा होना बाकी है, लेकिन विधायक लगभग बन चुके हैं। शत्रुघ्न महतो उर्फ शरद दा हमारे साथ है। शरद जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस जीत की। बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, क्या कहेंगे बाघमारा की जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं बाघमारा के अध्यक्ष जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जहाँ भरोसा किया है, जिस भरोसा के साथ उम्मीद किया है, निश्चित रूप से भरोसा खड़ा करने काम करूंगा। अगर हम बात करें आपके चुनावी कैंपेनिंग की, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जैसे कई दिग्गज वहां पर आए और उन्होंने ऐसा लगा कि वो कुछ कर गुजरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, उनका जादू नहीं चला। क्या कहें? जिनको जनता ने पूर्व में ही 3 बार नकार चुकी है। अभी देखिए यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से जेएमएम और इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ऐसे में अब जो है यूँ कहा जाए कि हेमंत 2.0 जो है यहाँ पर एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है, एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बबलू जी हमारे साथ बने हुए हैं। बबलू जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? हमारे साथ देवघर उपायुक्त विशाल सागर जी है। ये आपको बताएंगे कि देवघर, सारठ और ये मधुपुर का क्या रिजल्ट है। सर बताइए, क्या देवघर और सारठ और मधुपुर तीनों जगह से जेएमएम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी लीड कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कुछ राउंड्स की काउंटिंग अभी भी बची हुई है तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में। आप देख रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रेंड्स हम लोग दे रहे हैं रिजल्ट्स का, उसमें अभी तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जो अलायंस के कैंडिडेट्स हैं वो भी लीड कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारे जो देवघर उपायुक्त है विशाल सागर जी, उन्होंने बोला कि तीनों जगह यानी देवघर, सारठ, मधुपुर तीनों जगह से जो है यहाँ से जो है इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, देवघर से राजद के प्रत्याशी सुरेश पासवान, मधुपुर से हफीजुल हसन जेएमएम के प्रत्याशी और सारठ से जेएमएम के प्रत्याशी चुन्ना सिंह उर्फ उदय शंकर सिंह, तीनों देवघर जिला में तीनों सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को आ रहे हैं। यहाँ बात करें उदय, देखिए यहाँ पर बोकारो से बात करें तो सुपड़ा साफ हो गया यहाँ एनडीए का। यहाँ बात कर ले देवघर से भी, तो देवघर में भी जो सीटें हैं, जितनी भी तीनों सीटें, वहां से भी जो है एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। क्या वजह रह गई, कहाँ कमी रह गई? क्योंकि ये जो 2 सीटें हम सारठ और देवघर की बात करें तो ये तो बीजेपी की ही सीटें मानी जाती थी कि बीजेपी की ही ये सीटें हैं और यहाँ से बीजेपी कहीं ना हो, लेकिन यहाँ से तो बीजेपी जीत के आएगी। यहाँ पर ऐसा क्या हो गया?
जाए तो ये जो सुपड़ा साफ करने का मेन जो है मुद्दा था वो मैया समान योजना, बिजली बिल माफी, ये दो चीज जो है लेकर बीजेपी को डूब गई झारखंड में। उदय, आप गए हैं यहाँ पर? बिल्कुल लगता है बबलू जी की वहां जो कॉरिडोर का मसला था, इस वजह से लोगों में डर था कि अगर बीजेपी आ जाएगी, नारायण दास जीत जाएंगे तो कॉरिडोर को लेकर अगर हम विरोध करेंगे तो उसमें वो हमारा साथ नहीं देंगे। तो ये तमाम चीजें भी वजहें बन गई लगता है। और कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे और नारायण दास के बीच जो अदावत थी उसका भी असर दिखाई दे रहा है क्या बबलू जी? हाँ, तो देखा जाए तो एक तरह से जो है अगर जिस तरह के विशाल सागर जी हमारे उपायुक्त तो बोले कि ये अभी और राउंड बाकी है, लेकिन देखा जाए तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये है कि ये तीनों सीट जो है ये जेएमएम मतलब इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। और वो जो ये आपका कहना है कि वो तो अलग बात है, लेकिन कहना ये है कि ये तीनों सीट जेएमएम के ही खाते में, ये इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में आई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं उदय यहाँ पर, और बात की जा रही है कि ऐसा डर था लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो कॉरिडोर बन जाए तो बीजेपी जो है उनका साथ नहीं देगी वहाँ के लोगों को, और जो है वो शायद इसी बात का डर था, इसीलिए संघ के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये लोग सक्रिय हो गए थे वक्त रहते। लेकिन लगता है कि डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए बबलू। हाँ सर, ये कहा है कि कॉरिडोर की बात नहीं है। कॉरिडोर तो फिर पहले तो बीजेपी थी, ये यहाँ के जो गोड्डा सांसद वो बात की थे कि कॉरिडोर यहाँ बनेगा, लेकिन बाद में फिर वो हेमंत सोरेन भी जब यहाँ आए और यहाँ की जो भीड़ और यहाँ की जो व्यवस्था दिखी, उस हेमंत सोरेन भी बोले थे कि यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर बनेगा। अच्छा, एक चीज और भी उदय यहाँ पर देखिए, अभी हमारे साथ एडीजी चीफ गंगेश जी भी जुड़े हुए थे और उन्होंने एक चीज साफ तौर पर कही कि जो वहां के सांसद रहे, जो वहां के सांसद हैं, वो अपने प्रत्याशियों के साथ कहीं दिखे नहीं, जिसका असर भी देखने को मिला। और जो मतलब लोकल जो यहाँ के पॉलिटिशियन हैं और जो लोकल इश्यूज हैं उसको सही से नहीं उठा पाए लोग, इसका भी एक असर देखने को मिला। ये सर कहा जाए तो अगर सांसद महोदय का कहा जाए तो वो गुड्डा में थे, वो गुड्डा अथी कर रहे थे, चुनावी प्रचार कर रहे थे। और ऐसे देवघर में भी उन्होंने आज 2 दिन 4 दिन प्रचार देवघर में भी किया है। और जो आप कहना है क्या, यहाँ पर जो है लोकल कार्यकर्ता जो है वो मेहनत किए, लेकिन उनका जो रिजल्ट इसका जो खराब होने का मेन मकसद यही था कि मैया समान योजना, बिजली बिल, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफी उत्सुक थी ये हेमंत सोरेन को लेकर कि इनके द्वारा यहाँ 1000 रुपए की बात थी, वो धीरे धीरे ये चुनाव के बाद 2500 रुपया कर गया है। इसी को लेकर ये कहा जाए तो ये बीजेपी पर भारी पड़ा मैया समान योजना। आप उदय इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि जिस तरह से सांसद की बात रही, सांसद उस तरह से प्रत्याशियों के साथ नहीं दिखे, उस तरह से लोकल देखिए बबलू, ये भी जानकारी सामने उस वक्त पब्लिक डोमेन में थी, लोगों को पता था कि इनके बीच अदावत है, नारायण दास के साथ बदसलूकी की गई थी, लोकसभा चुनाव के बीच भी इनके आपस की खटास उभर कर सामने आई थी। लगता है वो तमाम चीजें भी फैक्टर रही और कहीं ना कहीं इन्हें समर्थन जो सांसद के लोग थे या फिर जो बीजेपी के संगठन के नेता थे उनका साथ भी नहीं मिला, ऐसा लगता है। वो तो बीजेपी के संगठन के लोग के जो साथ तो मिला ही, लेकिन जो आपका कहना है कि अदावत थी नारायण दास में, सांसद महोदय में, तो वो फिर बाद में वो उसको मैनेज किया गया था, उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी सब मिलके जो है मैनेज किए थे। तो लगता है नारायण दास से ही तब लोगों को नाराजगी होगी और इसी का नतीजा दिखा है कि वो इतने बड़े अंतर से देवघर जैसी सीट से हार गए। हाँ, ये तो बात है। यहाँ के जो आम जनता है, आवाम है, वो जो है जनता और आवाम का कहना है कि नारायण दास जी जिस तरह से 10 साल रहे, उस तरह से देवघर विधानसभा में वैसा कोई काम नहीं ढंग का हुआ, जिसके कारण यहाँ की जो जनता थी थोड़ा सा नाराज थी। बबलू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए, अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो खबर आ रही है गांडे से लगातार कल्पना सोरेन आगे चल रही हैं और अनऑफिशियल सोर्सेज से ये भी जानकारी आ रही है कि उनकी जीत हो गई है। अभी इलेक्शन कमीशन की साइट पर वो आया नहीं है, वो आते ही आपको बता देंगे। इसी तरह से रांची से सीपी सिंह ने बड़ी बढ़त बना ली है और
सिमरिया से भी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उज्जवल दास वो आगे चल रहे हैं, लेकिन रामगढ़ में एक परिवर्तन हुआ है और वहाँ से ममता देवी अब बढ़त पर हैं। और दूसरी तरफ गढ़वा से सत्येंद्र तिवारी की भी बढ़त जो है वो लगातार बढ़ रही है। महगामा से मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अब 3,595 वोटों की बढ़त हासिल कर ली है। तो घाटशिला में मंत्री रामदास सोरेन 16,500 वोटों से आगे हैं। गीता कोड़ा एक बार फिर से पिछड़ते दिख रही हैं और वो सोनाराम सिंकू से 9,203 वोटों से आगे हैं। तो गढ़वा में सत्येंद्र तिवारी की बढ़त जो है वो 20,429 वोटों की हो गई है। मधुपुर में हफीजुल हसन जो हैं वो लगभग 13,000 वोटों से आगे हैं। और कोडरमा से खबर है कि नीरा यादव जो है वो आगे हैं और वो जीत चुकी हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, इसलिए उसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। विश्रामपुर में नरेश प्रसाद सिंह जो है उन्होंने एक निर्णायक बढ़त बना ली है, लगभग 15,000 वोटों से आगे हैं और सिर्फ एक राउंड जो है वो बचा हुआ है। राधा कृष्ण किशोर भी 16 राउंड के बाद 2,339 वोटों से आगे हैं छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी। डाल्टनगंज में बीजेपी की लीड बनी हुई है, 7,760 वोट से आलोक चौरसिया आगे चल रहे हैं। ठीक है, आप 1 मिनट बने रहेगा हमारे साथ आकाश जी भी जुड़ चुके हैं गढ़वा से। आकाश, क्या अपडेट है? ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सत्यनारायण तिवारी रुझान 20,000 वोट से आगे बढ़े हुए हैं। बता दें भाजपा विधानसभा में जेएमएम के प्रत्याशी अनंत प्रताप देव जी वो भी बढ़ाए हुए हैं 8,000 कुछ वोट से। यहाँ से बात करें कुछ यहाँ पे बीजेपी के कुछ नेता लोग हैं। सत्यनारायण तिवारी सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि गढ़वा बांका विधानसभा से हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी का जो विजय की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग भारी मतों से, उसमें जनता का प्यार है। जनता को खुद के 5 साल मेहनत किए हैं, उसके बदौलत जनता जो इसका फल दिए हैं, जनता इसका फैसला कर रही है, जनता से भरपूर सहयोग मिल रहा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का सीट खाते में जा रहा है और हम लोग बेहद खुश हैं। ठीक है आकाश, आवाज साफ नहीं आ रही है आकाश, हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब आपको बता दें, बोकारो आपको लिए चलते हैं। श्वेता सिंह जो है, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो भी जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं, बस औपचारिकता बाकी रह गई उनके भी जीत को लेकर। तो ऐसे में वो क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको पहले सुनवा देते हैं। नहीं अभी कहाँ वो कहाँ था भैया के तो जो पैसा था वो सारी महिलाएं ले रही थी, हमारे खाता में वो पैसा आ रहा था। तो निश्चित रूप से जो है मतलब जो सच था उसको लोगों ने माना, जो मिथ्या था उसको लोगों ने ठुकरा दिया। बटोगे तो कटोगे, एक बहुत अच्छा मुहावरा चल रहा था। देखिए जो बटे जो कटे वो अलग, उनका दोहा उन्हीं पे लागू होता है, वो खुद के लिए बोलते हैं। हमारे लोग सब एक थे, हम पढ़े भी, आगे बढ़े भी, हमने मैया का लाभ भी लिया और भी जितनी सरकार की योजनाएं थी हमने सब मिलकर के उसका लाभ भी लिया। और देखिए उसका परिणाम है कि जिले में 4 सीट आज हमारे खाते में है। तो ये हम मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं, मिलोगे तो बढ़ोगे। नहीं ठीक है, अब सीधा आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, राकेश जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बात कर रहे थे हम बोकारो की और देवघर की बात कर रहे थे। तो बोकारो में भी कहा जाए एनडीए का जो है, माफ कीजिएगा, हाँ एनडीए का जो है सुपड़ा साफ हो गया है, एनडीए अलायंस वहां पर काबिज हो गई है। देवघर में भी कमोवेश यही हो गया है, वहां पर भी एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। वजह क्या, आप क्या देखते हैं, आप किस तरह से इस वजह, क्या वजह देख रहे हैं वहां पर कि सुपड़ा ही साफ हो गया वहां पर जो है एनडीए का? जहाँ देखिए, अगर आप देखिए तो पूरे राज्य में एनडीए का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। चाहे वो
आजसू आपको कहीं नहीं दिख रहा है। एलजेपी को एक सीट मिली थी, एलजेपी का यहाँ भी 100% स्ट्राइक रेट दिख रहा है, अभी भी बढ़त पर हैं जनार्दन पासवान चतरा से। लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन भी जितने की अपेक्षा उसे रही होगी उससे बहुत कम रही है। बीजेपी चूंकि इतने सीटों पर लड़ रही थी तो ये उम्मीद थी कि बीजेपी को खुद उम्मीद थी कि वो 35 सीटों के आसपास अकेले लाएगी, या नहीं तो 30 सीट तो उसे कम से कम ऐसा लग रहा था कि वो जीतेगी। लेकिन वहाँ से वो लगभग 8-10 सीट कम है। तो ये बताता है कि बीजेपी का प्रदर्शन भी बहुत निराशाजनक रहा है इस चुनाव में। और इसकी जो वजह है वो एक दिखती है कि जो एक चुनावी समीकरण बनता है, ख़ास करके संथाल में आप देखते हैं जो कि कई विधानसभा क्षेत्रों में उस तरह का एक कंपोजिशन बनता हुआ दिखता है कि जहां आदिवासी और मुस्लिम का एक गठबंधन बनता है। जो एक समीकरण है वो जो है वो जेएमएम के पक्ष में जाता दिखा। और यहाँ पर जो बीजेपी की कोशिश थी कि आदिवासी वोटों में वो सेंधमारी कर सके, उसमें वो पूरी तरह से असफल दिख रहे हैं, ये कहना पड़ेगा। क्योंकि जो उन्होंने जो मुद्दे लाए थे घुसपैठ के, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात उन्होंने की थी और उसे जो है लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप सुदूर गांव तक इसे पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क चाहिए वो इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता। इसके लिए ये चीज़ें जो है वो लोगों तक पहुंचा नहीं सके। जिन लोगों तक पहुंचा वो शहरी क्षेत्र के लोग थे ज़्यादातर, वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक नुकसान यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी में हुआ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो आदिवासी वोटों में सेंधमारी कैसे कर सकते हैं। तो उन्हें बस यही एक रास्ता दिख रहा था, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से असफल रहे। दूसरी बात, मैया सम्मान योजना के आने से उसका एक प्रभाव पड़ा है। और मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रभाव सिर्फ झारखंड में नहीं, आप महाराष्ट्र में देखिए वहाँ भी पड़ा है। और वहाँ पर भी जो लाडली बहना योजना है उसका असर है कि आज वहाँ पर जो महायुति है, जो बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है, वो लगभग 220 से ज़्यादा सीटें जीत कर आ रही हैं। और वहाँ पर भी वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ और 5-6% वोट का इजाफा हुआ। और उस समय ही ये कहा जाने लगा था कि महिलाओं ने निकलकर जो है बढ़ चढ़कर वोट किया है। वही चीज यहाँ आपको झारखंड में भी देखने को मिली। 5.5 लाख जो है महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किए हैं। और वो वोट जो है अब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर हम सबको भी ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि ये जो अंडर करंट चल रहा था इसे आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे। कोडरमा से हमारे पास अपडेट आ रहा है। कोडरमा सीट से नीरा यादव ने बाजी मार ली है। आरजेडी प्रत्याशी को 6576 वोटों से मात दी है। कोडरमा में नहीं जला लालू का लालटेन। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। कोडरमा सीट से नीरा यादव ने बाजी मार ली है। आरजेडी प्रत्याशी को 6576 वोटों से मात दे दी है। कोडरमा में नहीं जला लालू का लालटेन। हम एक कमेंट पहले आपसे ले लेते हैं। राकेश जी, किस तरह से देख रहे कोडरमा को, किस तरह से देख रहे जहां पर नीरा यादव ने बाजी मार ली है? अब मनीष, कल जब हम कार्यक्रम कर रहे थे तो आप साथ में थे और उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो समीकरण है वो नीरा यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात सच था कि जो शालिनी गुप्ता हैं वो वैश्य वोटों में सेंधमारी कर रही थी। लेकिन मेरा ये कहना हमेशा से था कि पिछली बार चूंकि वो आजसू से लड़ी थी तो उन्हें कुर्मी वोट भी मिले थे। वो कुर्मी वोट चूंकि वहां जेएलकेएम प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो गया था तो वो वापस बीजेपी की ओर आया और इसका लाभ जो है वो नीरा यादव को मिला है। समीकरण आम तौर पर आप देखिए तो जो समीकरण होते हैं वही चुनाव जिताते हैं और हराते हैं। और ये चीज जो है आपको कोडरमा में भी देखने को मिली कि देखिए लालू प्रसाद यादव वहां चुनाव प्रचार करने के लिए आए, बावजूद इसके वहां पर जो है नीरा यादव जीत रही हैं और सुभाष यादव को हार का सामना करना पड़ा है। तो ये आप चारों तरफ राज्य में देखिएगा कि जहां पर जैसे आदिवासी वोटर 60%, 70% हैं, वहां पर बीजेपी नहीं जीत सकी है क्योंकि वो जो एक समीकरण था उसमें जो सेंधमारी की कोशिश थी वो नहीं हो सकी। इंडिविजुअली अगर आप देखिए तो चंपाई सोरेन जरूर जीत गए, लेकिन जिस सीट से वो जीतते हैं वहां पर जो आदिवासी आबादी है वो उतनी ज्यादा नहीं है। वहां
कुर्मी वोटर्स की भी एक भूमिका होती है। और मैं बराबर ये चीज़ें कहते आया था कि लोकसभा में ये सीट अक्सर बीजेपी यहाँ से लीड करती है, सिर्फ विधानसभा में जो चंपाई सोरेन का करिश्मा होता था उसके वजह से बीजेपी यहाँ एक नज़दीकी मुकाबले में हारती थी। चूंकि इस बार चंपाई सोरेन भी बीजेपी के साथ थे तो वो भी एक एक्सपेक्टेड जीत थी। ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ समीकरण पलट गए, वो समीकरण ऐसे थे कि चंपाई सोरेन वहां से जीत रहे थे। लेकिन आप समझिए कि वहां से बगल में घाटशिला है, वहां पर चंपाई सोरेन के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, बाबूलाल सोरेन, बावजूद वो नहीं जीत सके। पोटका में वहां पर आप देखिए मीरा मुंडा जीती तो वो यहाँ अर्जुन मुंडा का करिश्मा चला, नाम उनका चला, तो इसका फायदा उनको वहां पर मिला। तो इंडिविजुअल जीत, जमशेदपुर पूर्वी की बात कीजिए, रघुवर दास की सीट थी, वहां से उनकी जो बहू है पूर्णिमा साहू वो जीती। सरयू राय एक व्यक्ति के तौर पर जो है वो चुनाव वहां जीतने में कामयाब हुए। तो ये चीजें देख रहे हैं। लेकिन जहां तक समीकरण को तोड़ने की बात है वो कर पाने में बीजेपी पूरी तरह से असफल रही है और यही वजह है कि बीजेपी जो है आज इस हालत में है। इसके अलावा JLKM जिसके बारे में भी हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे थे और मैं हमेशा ये बात कहता था कि JLKM के प्रत्याशी बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि वो कुर्मी वोटों में सेंधमारी करेंगे। इनिशियल जो 15-20% वोट JLKM को मिलता है वो बीजेपी आजसू का वोट होता है। जब वो 20% से ज्यादा बढ़ते हैं तब जाकर जो है वो JMM या जो इंडिया ब्लॉक के वोट हैं उसमें सेंधमारी करते हैं। तो ज्यादातर जगहों पर आप देखिएगा कि वो जो 15-20% वोट उन्हें आए हैं, मान लीजिए 25 भी आए तो 20% का डेंट जो है वो बीजेपी आजसू गठबंधन को लगा और उसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा।